Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो परिचय में। दोस्तों, अगस्त 1990 को इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर हमला बोल दिया। क्योंकि कुवैती सेना इराकी सेना के आगे कहीं भी नहीं टिकती थी, तो कोई विरोध भी नहीं कर पाई और इस तरीके से केवल 12 घंटे के अंदर इराक ने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तुरंत ही इस हमले की निंदा की तथा एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के तहत अमेरिकी सेना को इराक के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार कर दिया। 8 अगस्त 1990 को पहले अमेरिकी लड़ाकू विमान सऊदी अरेबिया पहुंचने शुरू हो गए थे। इस तरीके से एक मिलिट्री बिल्डअप होना शुरू हो गया था, जिसको कि नाम भी दे दिया गया था ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड का। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एक चेतावनी जारी कर दी थी कि अगर इराकी सेना और उनके समर्थक कुवैत से 15 जनवरी के पहले नहीं निकलते हैं तो उनके पास इराक के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से इसका जवाब देने का अधिकार है। इराक ने इस चेतावनी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया तो 16 जनवरी 1991 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने डेजर्ट स्टॉर्म की अनुमति दे दी। दोस्तों, 2 अगस्त 1990 को इराकी आर्मी ने कुवैत के ऊपर हमला किया था और उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। अगर इसके कारणों के पीछे हम जाएं तो इसके विभिन्न कारण थे। इराक का कहना था कि कुवैत उसके पेट्रोलियम पदार्थों को चुरा रहा था और एक सोच इराक के अंदर थी कि कुवैत इराक का ही एक हिस्सा था और पश्चिमी ताकतों ने उसे गलत तरीके से काटकर इराक से अलग कर दिया था। सद्दाम हुसैन का तो यह भी कहना था कि कुवैत और सऊदी अरेबिया को जो $30 बिलियन का कर्ज इराक के ऊपर था उसको खत्म कर देना चाहिए। हालांकि इसके और भी बहुत से कारण थे। इसमें कुवैत को $14 बिलियन का कर्ज जो कुवैत ने ईरान इराक युद्ध में इराक को दिया था उसको ना चुका पाने का एक और कारण था। साथ ही और भी बहुत से कारण थे, जैसे कि कुवैत ने अपने पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन बहुत तेज कर दिया था, जिससे कि इराक को नुकसान हो रहा था क्योंकि पेट्रोलियम के दाम नीचे जा रहे थे। 1922 में यूनाइटेड किंगडम ने कुवैत और इराक के बीच एक बॉर्डर लाइन को ड्रॉ कर दिया था। इससे इराक एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन गया था। लैंडलॉक्ड कंट्री से दोस्तों मतलब यह होता है कि उस देश के पास अपनी कोई सी रूट्स नहीं होते और अगर उसको किसी एक देश से दूसरे देश की तरफ जाना होता है तो उसके लिए उसकी निर्भरता अपने जो पड़ोसी देश होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि अफगानिस्तान भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसीलिए इराक चाहता था कि वो कुवैत के ऊपर कब्जा कर ले ताकि उसकी निर्भरता थोड़ी कम हो जाए। इराक यह भी चाहता था कि पेट्रोलियम प्राइजेस को $18 पर बैरल के आसपास रखा जाए, लेकिन कुवैत उसे मानने के लिए तैयार नहीं था और वह ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहा था, जिससे कि पेट्रोलियम प्राइजेस लगभग $10 पर बैरल के करीब थे और इससे इराक को काफ़ी नुकसान हो रहा था। क्योंकि इराक के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी जिसको कि उस वक्त विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्मी समझा जाता था, तो जो पेट्रोलियम प्राइजेस थे लगभग $10 पर बैरल के, उससे इराक को हर साल लगभग $7 बिलियन का नुकसान हो रहा था। ऐसे में जो सरकार चलाने के लिए एक बेसिक खर्च की ज़रूरत होती है वह भी मुश्किल से निकल पा रहा था। तो इराक ने इसे उसके खिलाफ एक इकोनॉमिक वॉरफेयर का दर्जा दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक के कुवैत के ऊपर इस कब्जे की निंदा करते हुए तुरंत ही इराक के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए थे। यूके के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी सेनाएं सऊदी अरेबिया में लगा दी थी। इसके साथ ही और भी बहुत सारे देशों ने इस कोएलिशन को ज्वाइन कर लिया था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस बना था। इसमें सऊदी अरेबिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इजिप्ट का सबसे ज्यादा योगदान था। सऊदी अरेबिया और कुवैत ने ही जो $60 बिलियन का खर्चा आया था उसमें से $30 बिलियन दिए थे। वेस्टर्न कंट्रीज की एक मुख्य चिंता यह भी थी कि इराक सऊदी अरेबिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। कुवैत को जीत लेने के बाद इराकी सेना सऊदी अरेबिया के बिल्कुल करीब खड़ी हुई थी और वह जब भी चाहते सऊदी ऑयल फील्ड्स को अपना निशाना बना सकते थे और अगर इन ऑयल फील्ड्स के ऊपर इराक का कब्जा हो जाता तो कुवैती और इराकी रिजर्व के साथ साथ सद्दाम हुसैन का कब्जा दुनिया के एक बहुत बड़े ऑयल रिजर्व के ऊपर हो जाता। इराक की सऊदी अरेबिया से और भी बहुत सारी शिकायतें थी, जैसे कि सऊदी अरेबिया ने इराक ईरान युद्ध के दौरान करीब $26 बिलियन ईरान को दिए थे। सऊदी अरेबिया ने उस युद्ध में इराक का साथ दिया था क्योंकि उसे ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन का अपने यहाँ रह रहे शिया मुस्लिमों के ऊपर बढ़ते हुए प्रभाव का बहुत डर था। युद्ध खत्म होने के बाद सद्दाम हुसैन की यह सोच थी कि उसको यह कर्ज वापस करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने युद्ध करके सऊदी अरेबिया की ही मदद की थी।
कुवैत के ऊपर कब्जा करने के तुरंत बाद ही सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरेबिया के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। उसका कहना था क्योंकि अमेरिका सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है तो सऊदी अरेबिया को मक्का और मदीना जैसे शहरों को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था। अमेरिका को डर था कि इराकी सेना सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला कर सकती है, इसलिए प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तुरंत ही ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के अंतर्गत अपनी सेनाएं सऊदी अरेबिया में भेजनी शुरू कर दी। 8 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत को अपना 19वां राज्य घोषित कर दिया और सद्दाम ने अपने भाई अली हसन अल मजीद को वहां का मिलिट्री गवर्नर घोषित कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अपने 2 बैटल ग्रुप्स जिसमें कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस आइजनहॉर और यूएसएस इंडिपेंडेंस को पर्शियल गल्फ में भेज दिया। इसके साथ ही कुल 48 F-15 लड़ाकू विमान लैंगली एयरफोर्स बेस से सऊदी अरेबिया भेज दिए गए, जिन्होंने लगातार सऊदी, कुवैत और इराक बॉर्डर के ऊपर पहरा देना शुरू कर दिया। इसके बाद 36 और F-15 लड़ाकू विमान जर्मनी से सऊदी अरेबिया पहुंच गए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूनाइटेड नेशंस ने एक चेतावनी इराक को दी थी और इराक उस चेतावनी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो अगले ही दिन यानी कि 16 जनवरी 1991 को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत कर दी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था इराकी एयरफोर्स और उसकी एंटी एयरक्राफ्ट फैसिलिटी को पूरे तरीके से बर्बाद कर देना। इसके लिए जितनी भी लड़ाकू हवाई जहाज इस्तेमाल किए गए थे उन सभी ने सऊदी अरेबिया और जो 6 कैरियर बैटल ग्रुप्स पर्शियन गल्फ और रेड सी में भेजे गए थे वहां से उड़ानें भरी थी और इस तरीके से खाड़ी युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अमेरिका और उसके एलाइज ने हवा से बम बरसाने शुरू कर दिए थे और लगातार 42 दिन तक कोalition फोर्सेस ने इराक के ऊपर बहुत ही खतरनाक हवाई हमला किया था। इस हमले में लगभग 1 लाख उड़ानें भरी गई थी, जबकि 88,500 टन बॉम्ब्स ऊपर से गिराए गए थे। इससे मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। इनका अगला लक्ष्य सद्दाम हुसैन की कमांड एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी थी। दोस्तों, सद्दाम हुसैन ने ईरान इराक युद्ध में इराकी सेना को बहुत करीब से संचालित किया था, तो कोalition फोर्सेस को यह उम्मीद थी कि अगर कमांड एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को तबाह कर दिया जाए तो यह युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कोalition फोर्सेस के लिए इराकी स्कड मिसाइलें एक बहुत बड़ा सिरदर्द था, तो उन्होंने इसके बाद स्कड मिसाइल लॉन्चर्स और इराक की रिसर्च फैसिलिटीज तथा उसकी नौसेना को निशाना बनाया। कोalition फोर्सेस की 1/3 ताकत सिर्फ स्कड मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए थी, क्योंकि स्कड मिसाइलें ट्रक्स के ऊपर माउंट थीं, तो इसलिए उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता था। इसके लिए यूएस और ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस को वेस्टर्न इराक में डाला गया ताकि वो इन स्कड्स मिसाइलों को ढूंढ सके और फिर उनको बर्बाद किया जा सके। इराकी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम, जिसमें कि मैन्ड पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी था, वह बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में कोalition फोर्सेस ने लगभग 1 लाख उड़ानें भरी थी, लेकिन सिर्फ 75 लड़ाकू विमान ही गंवाए थे। युद्ध शुरू होने से पहले इराक ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर उसके ऊपर हमला किया गया तो वह भी इसका जवाब देगा। हमले के 5 घंटे बाद ही इराक ने इजराइल और सऊदी अरेबिया के ऊपर स्कड मिसाइलों से एक बहुत बड़ा हमला किया था। इराक चाहता था कि इजराइल इस हमले का जवाब दे और इससे जो बाकी के अरब देश हैं उनकी सहानुभूति उसे मिल सके। उसे उम्मीद थी कि अगर इजराइल इस युद्ध में कूद पड़ा तो अरब देश उसके साथ इराक के विरुद्ध युद्ध लड़ने से मना कर देंगे। वह अपनी रणनीति में लगभग कामयाब भी हो गया था और इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स इराक से मिलते हुए बॉर्डर के ऊपर लगा दिए थे। पर प्रेसिडेंट बुश ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर से बात करके उन्हें समझाया और लड़ाकू विमानों को वापस बुलाने के लिए बोला और उन्होंने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इजराइल में लगा दिया ताकि स्कड्स मिसाइल के हमलों से इजराइल को बचाया जा सके। इस बात का डर भी लगातार बना हुआ था कि अगर इजराइल सीरिया और जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल करता तो इजराइल के खिलाफ वह लोग भी इराक के साथ इस युद्ध में कूद पड़ते। 29 जनवरी को इराक ने सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला कर दिया और खाफजी नाम के एक छोटे से शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन 2 दिन के भीतर ही सऊदी अरेबियन नेशनल गार्ड्स ने यूएस मरीन्स और कतरी फोर्सेस के साथ मिलकर इराक को पीछे धकेल दिया। इस तरीके से खाफजी शहर को उनके कब्जे से मुक्त करा लिया गया। इसमें बहुत सारी जानें भी गई थी, लेकिन ज़्यादा नुकसान तो इराकी फोर्सेस का ही हुआ था। बहुत दिनों तक अमेरिकी फोर्सेस जो कि सऊदी अरेबिया में थीं, उन्हें इराकी आर्टिलरी फायर का सामना करते रहना पड़ा था और इसके साथ ही स्कड्स मिसाइलें और केमिकल अटैक्स का भी लगातार डर बना हुआ था। 24 फरवरी 1991 को 1st एंड 2nd मरीन डिवीज़न और 1st लाइट आर्मर्ड इन्फेंट्री बटालियन ने कुवैत के अंदर कदम रख दिए थे और कुवैत सिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। उन्हें वहां माइनफील्ड वगैरह का सामना करना पड़ा, पर क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं लगाई गई थी तो कुछ घंटे के भीतर ही उन्हें पार कर लिया गया। इसमें कोalition फोर्सेस को ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा।
और कुछ घंटों के भीतर ही इराकी सेना ने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, यह एक पैटर्न बन गया था कि इराकी फोर्सेस थोड़ी देर के लिए तो लड़ाई करती थी, लेकिन उसके बाद सरेंडर कर देती थी। इराकी फोर्सेस को कुवैत से धकेलने के बाद कोएलिशन फोर्सेस ने इराक के अंदर कदम रख दिए थे और 24 फरवरी को एक भीषण युद्ध के केवल 3 घंटे के अंदर कोएलिशन फोर्सेस इराक के 10 किलोमीटर अंदर तक घुस गई थी। उन्होंने इराकी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और लगभग 500 इराकी सैनिकों को बंधक बना लिया था। इस हमले में एक अमेरिकी सैनिक इराक की लैंडमाइन की वजह से मारा गया था, जबकि 5 फ्रेंडली फायर में मारे गए थे और लगभग 30 घायल हो गए थे। कोएलिशन फोर्सेस के इराक के क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद ही एक पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें कि सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया और इस तरीके से आज ही के दिन यानी 28 फरवरी 1991 को खाड़ी युद्ध, जिसको कि हम गल्फ वॉर भी बोलते हैं, उसका अंत हुआ था। दोस्तों, इस गल्फ वॉर को कवर करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि मैं आप सबको इसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस समझा सकूं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो कुछ इसी तरह की घटना आजकल रशिया और यूक्रेन में भी चल रही है। कुछ इसी तरीके से रशिया ने भी यूक्रेन के ऊपर हमला किया हुआ है और उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। आगे क्या होगा यह तो हम नहीं जानते, लेकिन इतिहास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल एक नया वीडियो लेकर फिर आप सबके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।